अध्यक्ष हैं। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं बंगाल के, उसी स्कूल से वो भी पढ़े हुए हैं। रामकृष्ण मिशन का स्कूल है, हम लोग उसे 7 साल सीनियर रहे हैं। इन्होंने एक लेख लिख दिया कि ये संविधान, इसका समय समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है संविधान। संविधान के बारे में कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों का संविधान है, इसलिए आजादी का मतलब है कि ये संविधान को भी खत्म कर दो। आप बताइए कितनी बहस करके हम सब लोगों को गर्व है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे देशों में बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी वोट डालने का अधिकार, कि देश के सारे बालिग लोग नागरिक को वोट डाल पाएंगे। ये अधिकार हम लोगों को आजादी के साथ साथ ये अधिकार मिला। ये बात अलग है कि जमीन पर वो अधिकार पाने में और समय लगा, काफी लड़ना पड़ा दलितों को, गरीबों को, लेकिन कम से कम संविधान में अधिकार आजादी के साथ साथ हम सबको मिल चुका था। और आज आप लोगों की उपस्थिति देख करके लग रहा है कि आर पार की लड़ाई का मूड बन चुका है, उसकी तैयारी शुरू हो गई। मोदी जी जब आए 2014 में, तो उस समय हम देखते थे कि काफी ठीक है, लोगों को पता था कि 2002 में गुजरात में बहुत बड़ा जनसंहार हुआ, बहुत लोग मारे गए। फिर भी एक पूरा हल्ला था देश में कि गुजरात में काफी विकास हो रहा है, एक गुजरात मॉडल है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में बहुत तेज गति से विकास होगा। हमें याद है कि उस समय बिहार, झारखंड में हमारे जो मजदूर साथी गुजरात में, महाराष्ट्र में काम करते थे, उन साथियों का घर घर में फोन आता था कि इस बार के चुनाव में थोड़ा मोदी जी को मौका दिया। 14 मोदी जी आए, 19 में बिल्कुल 5 साल में काफी लोग समझ चुके थे कि मोदी जी क्या है, ये मोदी सरकार का मतलब क्या है, किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। माहौल काफी बन चुका था। फिर 19 के शुरू में पुलवामा कांड हुआ। आज तो कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी खुलासा कर रहे हैं कि पुलवामा कांड कैसे हुआ, कैसे होने दिया गया, वो सभी बातें आप खुल करके सामने आ गई। लेकिन पुलवामा, बालाकोट के बाद पूरे चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर 19 के चुनाव में भी मोदी जी जीत गए। और अब 23 का करीब करीब अंत आने वाला है, अगस्त का महीना हो गया है, तो 9 साल से देश ने बहुत झेल लिया है। आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जो कहते हैं कि फांसीवादी निजाम है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि फांसीवाद है क्या। बहुत आसान तरीके से अगर फांसीवाद को समझना चाहते हैं तो 3 लड़ाई को एक साथ समझ लीजिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। अंग्रेजों का जो राज था इस देश में, देश को लूटने वाला, दबाने वाला, बर्बाद करने वाला, हमें गुलाम बनाने वाला, तो उस अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। ये एक लड़ाई का अनुभव सीधे तौर पर तो नहीं है, हम सब लोग मोटे तौर पर आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास वो भगत सिंह का जमाना, वो सुभाष बोस का जमाना, वो देवागढ़ तेलंगाना का जमाना हम सब ने इतिहास में पढ़ा है। दूसरा, हमारे अपनी पार्टी की जो शुरुआत है सामंतवाद के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई। इस बिहार में एक से एक क्रूर सामंती शासन जहां था, जो दबदबा था, तो उस सामंतशाही के खिलाफ लड़ते हुए भाकपा माले का निर्माण हुआ। और जहां जहां भी आज माले का परचम है, वो सारे इलाके ऐसे हैं कि वो बिहार के सामंतवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए भाकपा माले के साथ। अभी हम 2-4 दिन पहले समस्तीपुर गए थे। हमारे कॉमरेड गुनेश्वर महतो तो 1983 में शहीद हुए थे, 40 साल पहले।
समस्तीपुर बेगूसराय के बॉर्डर में। तो इस बार साथी के एक मूर्ति का अनावरण हुआ। हमने देखा कि लोगों किस तरह से आज भी लोग, वो 40 साल पहले नेता की शहादत हो गई, लेकिन आज भी कितनी श्रद्धा के साथ और कितने जबरदस्त एक लगाव के साथ लोग जमा हुए अपने शहीद साथी को याद करते हुए। और हमने कहा कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश का ही फर्क है, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह फर्क है कि उत्तर प्रदेश में जोगी का बुलडोजर चल रहा है। बिहार के भी भाजपा के नेता यही सोचते थे कि मौका मिल जाएगा, तो गिरिराज सिंह यही सोचते थे कि बुलडोजर राज चालू कर देंगे यहाँ। वो नित्यानंद राय यही सोचते हैं। अभी एक राजद के पुराने नेता मंत्री भाजपा ने अपना अध्यक्ष बना लिया, उनको आगे कर दिया कि माले के खिलाफ अनाप शनाप बोलो। सम्राट चौधरी देख रहा है कि शहीद चंद्रशेखर के जिला सिवान में जाकर के कह रहे हैं कि भाजपा का राज आ जाएगा, ये माले ताले सब खत्म हो जाएगा, हम लोग सफाया कर देंगे। तो वो जो सामंतवाद विरोधी संघर्ष जिसके बल पर बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा, भाकपा वाले पूरे मध्य बिहार से लेकर के उत्तर बिहार तक पूरे माले का फैलाव हुआ, इस संघर्ष का हमारा अनुभव है। हमारे पास लुटेरा पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने का भी अनुभव है। एक जमाने में टाटा बिरला के खिलाफ लोग नारे देते थे, और आज टाटा बिरला से भी बड़े लुटेरा पूंजीपति अदानी अंबानी हिंदुस्तान पर हावी है। अगर ये तीनों, हम समझते हैं कि तीनों अलग अलग लड़ाई है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, वो एक अलग लड़ाई है, वो खत्म हो गई। सामंतवाद भी लोग कहते हैं कि आप पुराने सामंत नहीं रहे, किसी के पास उतनी जमीन नहीं है, लेकिन जमीन नहीं रहने पर भी मानसिकता अभी भी है। लेकिन चलो ठीक है, उस सामंतवाद को हमने काफी कमजोर कर दिया हिंदुस्तान में। ये जो पूंजीवाद जिसको आप किसान हमारे लड़ रहे हैं कि खेती को अदानी अंबानी के हाथों हम नहीं बिकने देंगे, हमारी अपनी खेती है, खेती बाड़ी पर कब्जा अदानी अंबानी का हम नहीं मानेंगे, तो कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ये तीनों लड़ाई को एक जगह ला दीजिए, कोई ऐसा दुश्मन हो जो बिल्कुल अंग्रेजों के नक्शे कदम पर हिंदुस्तान में राज करना चाहता है, कोई ऐसा दुश्मन हो, ऐसी कोई ताकत हो जो हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता है, जो ऐसी कोई ताकत हो जो 1857 में उस पूरे आजादी की पहली लड़ाई के बाद, उस महान विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों ने रास्ता लिया हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो फूट डालो और राज करो, बात बात पर हिंदू मुस्लिम पूरे आपस में बांट करके, और अंततः जब देश आजाद हुआ तो दो देश में भी हम बट गए। तो कोई ऐसा, अगर कोई ऐसी ताकत हो जो आज हिंदुस्तान में इसी तरह से फूट डाल करके पूरे नफरत की आग में देश को झोंक करके अपना राज चलाना चाहता है, कोई ऐसी ताकत हो जो एक क्रूर सामंत की तरह हो, जो एकदम एक क्रूर सामंती तरीके से महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हमले कर रहे हो, कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसी पार्टी हो जो बिल्कुल अदानी अंबानी की तरह एकदम चारों तरफ लूट। और साथी कह रहे थे कि कोरोना काल में जब लोग पीड़ित हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय कोई मौका ढूंढता है कि कैसे मुनाफा लूटा जाए, कैसे इस देश में अपने शासन को मजबूत किया जाए, तो उस तरह का कोई लुटेरा पूंजीपति जैसा नेता हो, ये तीनों को मिला दीजिए, उसे कहते हैं फांसीवाद। और तीनों को मिला देंगे तब नरेंद्र मोदी जैसे कोई नेता आपको सामने दिखेंगे जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसलिए आज अगर हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं ये मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में अगर इस चुनाव में मोदी सरकार से छुटकारा नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद देश का ये आखिरी चुनाव है, देश का शायद ये आखिरी चुनाव है। चुनाव अगर होता भी रहेगा, लेकिन देश जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, देश जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश को हम लोग जानते रहे हैं, जिस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, जिस देश के लिए लड़ते रहे, वो देश रहेगा कि नहीं रहेगा। हर रोज आप देखिए किस तरह की तस्वीर है, कैसे कैसे वीडियो सामने आता है। एक दिन आया मध्य प्रदेश में आदिवासी मजदूर, और एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर कोई भाजपा का युवा नेता, इतने सत्ता का घमंड इतना ज्यादा है
कि उन आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी के राज में क्या हो रहा है। यह वीडियो आया आपके मध्य प्रदेश से, वीडियो आता है मणिपुर से, चल रहा है 4 महीने से चल रहा है। अभी हमारे 8 साथियों की टीम ने दौरा किया और साथियों ने रिपोर्ट भेजी है कि कम से कम 200 लोग मारे गए, कम से कम वहां 8000 लोगों के घर, और घर नहीं पूरे गांव, पूरे की पूरी बस्ती खत्म। कम से कम 60-70 हजार लोग अभी राहत शिविर में है, जहां उनके लिए खाने का भी कोई निश्चयता नहीं है, पढ़ना लिखना बच्चों के लिए वो सब तो छोड़ दीजिए। उस मणिपुर से वीडियो आया कि मणिपुर की 2 महिलाओं को नंगा करके किस तरह से सरेआम, और लग रहा है कि सैकड़ों लोग कुछ उसमें चल रहे हैं और उन महिलाओं के ऊपर यौन हमला उत्पीड़न हो रहा है सरेआम। इसका पूरा वीडियो है, ये मणिपुर है। कभी हरियाणा से वीडियो आता है, गुड़गांव में एक मस्जिद है, एक ही मस्जिद है जहां सरकार ने तो कोशिश की कि सारे मस्जिदों को बंद करा दिया जाए, तो एक जगह कम से कम मस्जिद की जमीन, उस पर लोग कानूनी लड़ाई लड़ करके उस मस्जिद को जिंदा रखा है। उस मस्जिद के जो नायब इमाम है, नौजवान मौलाना साहब, शायद बिहार के सीतामढ़ी के हैं, 20 साल के या 22 साल के नौजवान, मैंने उनका वीडियो में वो गीत सुना, कह रहे हैं कि ये अल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बना दो जहां हिंदू मुस्लिम मिल करके रहे और एक थाली से खाना खाए। रात में उस नौजवान को, उस नायब इमाम को बर्बर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। पहली बार वो शायद 2 साल बाद घर लौटना चाहते थे, उसी दिन उनको बिहार लौट कर के आना था, घर में बहन की शादी है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन वो लौट कर नहीं आ पाए। ये गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में, वहां कोई मोरू मानेसर है, कोई बिट्टू बजरंगी है, लग रहा है कि यही राज चला रहे हैं, जैसे मर्जी पूरे हरियाणा को चला रहे हैं। मानेसर पहले लोग जानते थे कि ये मारुति का कारखाना है, मारुति गाड़ी बनती है, मजदूर काम करते हैं, वो मजदूर लड़ रहे थे अपने अधिकार के लिए, और उस मानेसर से अभी मोरू मानेसर सामने आया, बिट्टू बजरंगी सामने आ रहा है, जो पूरे हरियाणा को एक तरह से बंधक बना। एक दिन एक वीडियो आया, एक चलती ट्रेन में, गुजरात से वो ट्रेन मुंबई जा रही है, जयपुर से, उस ट्रेन में एक आरपीएफ का जवान, आप जानते हैं आरपीएफ का मतलब रेलवे सुरक्षा बल, ये जो वर्दीधारी है, हथियार लेके चलते हैं, ये फौज इसलिए बनाया गया कि रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, इसकी गारंटी हो। तो हमने वीडियो देखा कि कोई उत्तर प्रदेश का, जोगी के उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश का कोई चेतन सिंह है, वो चेतन सिंह वो पूरे चलती ट्रेन में पहले अपने बॉस को गोली से मार दिया, एक आदिवासी थे राजस्थान से, एक मीना, और इसके बाद एक बोगी से दूसरे बोगी में भागते हुए जाते हुए जहां जहां उनको मुस्लिम दिखाई दिए, टोपी और दाढ़ी देख करके मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो ही कपड़ों से पहचान करके 3 लोगों को मार दिया। और मारने के बाद कह रहा है इस देश में अगर रहना है, वोट देना है, तो मोदी और जोगी, बस मोदी और जोगी को वोट देना है।